आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम अमित कुमार शाह। मैं PRCCS के 2024-28 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने जिस विषय की प्रस्तुति देने जा रहा हूँ वह है बाल दुर्व्यवहार, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है और आवश्यक भी, क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि बच्चे समाज और राष्ट्र की नींव रखते हैं। पिछले 6 दशकों में देखा गया कि विभिन्न कार्यक्रमों, नीतियों, विधि निर्माणों, प्रशासनिक कार्य के उपरांत भी भारत में बच्चे कष्ट और दुख में रह रहे हैं और अधिकांश परिवार में माता पिता ही बच्चों को मारते पीटते हैं और अधिकांश में माता पिता अपने बच्चे को उपेक्षा करते हैं और मालिक उनके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करते हैं। बाल दुर्व्यवहार वह स्थिति है जब किसी बच्चे के साथ शारीरिक, भावनात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार होता है। WHO के अनुसार बाल दुर्व्यवहार किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक चोट, यौन शोषण, उपेक्षा अथवा शोषण है। बाल दुर्व्यवहार के प्रकार की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार की है। जैसे पहला, शारीरिक दुर्व्यवहार। इसमें बच्चों को मारना, पीटना, चोट पहुंचाना और कठोर दंड शामिल है। इसके तहत देखा गया है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज़्यादा शारीरिक दुर्व्यवहार होते हैं और शारीरिक दुर्व्यवहार के अध्ययन में पता चला है कि लगभग 88.6% दुर्व्यवहार माता पिता के द्वारा किए जाते हैं और भारत में 13 राज्यों के नमूने के आधार पर देखा जाए तो लगभग 50% से अधिक बच्चे शारीरिक दुर्व्यवहार के किसी न किसी स्वरूप के शिकार हुए हैं। दूसरा, यौन दुर्व्यवहार। इसमें बच्चों को यौन शोषण, छेड़छाड़, बलात्कार जैसे अपराध आते हैं। इसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में इसका ज़्यादा दुर्व्यवहार देखा गया है। बाल यौन शोषण तब होता है जब बाल यौन शोषण यह तब होता है जब बच्चे यौन गतिविधि में बच्चों को शामिल किया जाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल हो सकता है, जैसे बच्चों को यौन गतिविधि दिखाकर बच्चों की तस्करी कर आदि। बाल यौन शोषण के अध्ययन में देखा गया है कि 23% बच्चों ने यौन दुर्व्यवहार होने की सूचना दी है। अगला, भावनात्मक या मानसिक दुर्व्यवहार। इसमें बच्चों का अपमान करना, उसे डराना और उसे बेकार महसूस कराना शामिल है। अगला, उपेक्षा। इसमें बच्चों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, जैसे पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और देखभाल की कमी के कारण बच्चे उपेक्षित होते हैं। बाल दुर्व्यवहार के कारणों की बात करें तो पहला है गरीबी और बेरोजगारी। गरीब परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूरी नहीं कर पाते, मजबूरी में उन्हें बच्चों को काम कराया जाता है। नशाखोरी और घरेलू हिंसा। नशे की लत में परिवार में अशांति आती है, जिसके कारण
सारा गुस्सा बच्चों पर निकाला जाता है। तीसरा, सामाजिक अज्ञानता और अशिक्षा। समाज में लोगों द्वारा बच्चों के अधिकारों और कानूनों का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण वह बाल दुर्व्यवहार को सामान्य मान लेते हैं। अगला, बाल श्रम की प्रवृत्ति। बाल श्रम सस्ते श्रमिक के तौर पर बालकों का उपयोग किया जाता है और वहाँ पर उन्हें हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अगला, कानूनी व्यवस्था और कमजोर कार्यान्वयन। इसके तहत कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन यदि कानूनों का सही क्रियान्वयन नहीं होता है तो अपराधी खुद को भयभीत महसूस नहीं करते हैं। पारिवारिक टूटन और असुरक्षित वातावरण। परिवार का टूटना, जैसे परिवार में तलाक, किसी की मृत्यु या झगड़े, परिवार में ऐसा वातावरण का माहौल बना देते हैं जिससे बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें प्यार और सुरक्षा नहीं मिल पाता है। इनके प्रभावों की बात करें तो शारीरिक चोट, कुपोषण और स्वास्थ्य हानि, यानी शारीरिक दुर्व्यवहार के कारण बच्चों को शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर हानि पहुंचता है। अगला, आत्मविश्वास की कमी और भय। परिवार में माता पिता बच्चों को उपेक्षित करते हैं, जिसके कारण बच्चों में आत्मविश्वास की कमी और भय पैदा हो जाता है। पढ़ाई छोड़ने और अपराध की ओर झुकाव। अत्यधिक दुर्व्यवहार झेलने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और अपराध को अपना लेते हैं। अगला, मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या तक की प्रवृत्ति। भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार हो रहे बच्चे पर मानसिक तनाव और अवसाद आ जाता है और यह बढ़कर आत्महत्या तक की प्रवृत्ति बन जाती है। पांचवा, बाल दुर्व्यवहार संबंधों और सुरक्षाओं को नुकसान पहुंचाना। बाल दुर्व्यवहार संबंधों यानी सामाजिक रूप से सहभागिता ना होने के कारण उनके सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है। यह लंबे समय तक दीर्घकालिक परिणाम बच्चों के आत्मविश्वास की कमी करती है। इसकी रोकथाम रणनीति के तौर पर प्राथमिक रोकथाम के तौर पर दुर्व्यवहार होने से पहले की कार्रवाई, जैसे मूल शिक्षा, पालन पोषण सहायता और जागरूकता को प्रसार करना होता है। द्वितीयक रोकथाम के तौर पर हमें दुर्व्यवहार के बाद के हस्तक्षेप, जैसे बच्चों को परामर्श देना, उनके लिए कानूनी सुरक्षा मजबूत करना और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना है। भारत में कानूनी ढांचा के तौर पर मुख्य रूप से 2 अधिनियम है। पॉक्सो अधिनियम 2012, जो कि बच्चे के यौन अपराधों से उसे सुरक्षा प्रदान करता है और इसमें गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे शामिल हैं। और दूसरा, किशोर न्याय अधिनियम 2015, यह बच्चों के देखभाल, संरक्षण, पालन पोषण, संस्थागत जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत वे सभी बच्चे आते हैं जो दुर्व्यवहार का शिकार हैं और या तो अपराध की ओर जा रहे हैं। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल संरक्षण अधिनियम और बाल न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसके तहत अपराध कर रहे बच्चों को जेल में नहीं बल्कि बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। अगला, इसके रोकथाम की बात करें तो मूल रूप से प्राथमिक तौर पर बच्चों के अधिकारों की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना होता है। दूसरा, बाल संरक्षण समिति, एनजीओ और स्कूलों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाना होता है और सरकार द्वारा चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी और उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही समाज में संवेदनशीलता और सहभागिता को बढ़ाना
बढ़ाना है। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, यह अधिनियम बाल श्रम को रोकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारत में संवैधानिक तौर पर भी बाल दुर्व्यवहार पर अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है, और 39E, जिसमें दुर्व्यवहार को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही 45 में भी बाल्यावस्था देखभाल की और शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। बाल दुर्व्यवहार एक गंभीर सामाजिक समस्या है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक साथ ही भावनात्मक विकास को बाधित करती है। इनका निष्कर्ष यह है कि इन समस्याओं का समाधान केवल कानूनी रूप से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से ही संभव है, ताकि हर बच्चे को एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य मिल सके। धन्यवाद सर।